नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है और आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। चूंकि यह विषय काफी रोचक दिखाई देता था, दिखता भी है, तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे। कितने लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, तो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो सिविल सेवक होंगे ही, तो इसलिए हम जानेंगे आज के टॉपिक में कि किन किन नियमों का पालन करते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी। चर्चा में खबर सिविल सेवाओं का एक परिचय इस श्रृंखला में हम माध्यम से पूरी रूपरेखा है। उसके बाद सिविल सेवा अधिकारियों के लिए क्या नियम है, क्या कहते हैं नियमों का क्रियान्वयन कैसे होता है, इन सारे एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। खबर क्या है? खबर इसलिए है कि अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा का परिणाम कुछ महीने पहले घोषित किया गया था, तो जिज्ञासा अपने आप बढ़ जाती है कि अगर आईएएस आईपीएस कोई बनता है तो किन किन नियमों का पालन करता है। क्या वह भारत के आम जन जैसा ही नियमों का पालन करता है या कुछ उसके नियम अलग है, तो इन चीजों को पढ़ेंगे। सिविल सेवाओं का एक परिचय, इसके बारे में बात करेंगे। सिविल सेवा अधिकारियों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं उनको भी देखेंगे, वह नियम क्या कहते हैं और नियमों का क्रियान्वयन कैसे होता है। तो आइए हम एक एक करके अपनी बात को समझें। सिविल सेवा का परिचय। हम जानते हैं कि दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, एक सिविल सर्विस अखिल भारतीय सेवा और एक होती है केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा जो होती है वो सेवा होती है तो इसकी नियुक्ति केंद्र के सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन ये राज्यों में रह के केंद्र के लिए ये अधिकारी काम करते हैं। इसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस को लेते हैं। यहाँ आईएफएस से हमारा तात्पर्य इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यह तीनों प्रकार की सेवाएं, इसका जो नियुक्ति इसमें होती है वो केंद्र सरकार की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित कराता है और इसके तहत इनकी नियुक्ति होती है और ये लोग केंद्र के लिए राज्य में रहकर काम करते हैं। अब दूसरे प्रकार की जो सेवा होती है वो सिविल सीसीएस होती है, केंद्रीय सिविल सर्विस होती है। तो केंद्रीय सिविल सर्विस के कर्मचारी केंद्र में रहकर केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। तो रैंक और प्राथमिकता के आधार पर इनमें विभाजन होता है। इनका विभाजन दो श्रेणियों में होता है, एक अखिल भारतीय सेवा और एक सिविल केंद्रीय सिविल सेवा। अखिल भारतीय सेवा मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनका होता है अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया सर्विस इसको भी कहते हैं, इसको सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस कहते हैं। एआईएस का चयन केंद्र द्वारा होता है, राज्य कैडर में इनका वितरण होता है। तीन प्रकार की सेवाएं होती हैं, आईएएस आईपीएस एफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होती है। इनकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन होता है और कार्य लोग करते हैं। अनुच्छेद 312 जो है वह राज्यसभा को अधिकार देता है कि वह इस प्रकार की सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को जारी करे। अर्थात अनुच्छेद 312 में सिविल सेवकों की भर्ती से जुड़ी हुई प्रक्रिया का प्रावधान है। दूसरे प्रकार की जो सेवा होती है सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस, केंद्रीय सिविल सेवा, इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें कैडर की व्यवस्था नहीं है, जैसे आईएफएस हो गया, आईआरएस इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। अब अधिकारियों के लिए क्या क्या नियम है उनको हम देखते हैं। सिविल सेवा अधिकारियों एआईएस ऑल इंडिया सर्विसेज और सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए अलग अलग नियम हैं। दोनों के लिए अलग अलग नियम है। अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए अलग अलग नियम हैं। सीसीएस आचरण अधिनियम 1964, जो 1964 में सीसीएस केंद्रीय जो सिविल सर्विस था उसके लिए जो नियम बना वो 1964 में बना। और एआईएस आचरण नियम ये अलग से बना 4 साल बाद 1968 में। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे, उन्होंने के संथानम आयोग के द्वारा इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1962 में। इस समिति का काम था कि जो इस प्रकार के अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सिविल सेवा में जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार को देखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, इनके लिए
जांच करना था, नियम बनाना था, या जो इम्प्लीमेशन है नियमों का वो किस प्रकार से इनके नियमों को, इनके क्रियाकलापों को, इनके कार्यों को, इनके रहन सहन को, इनकी व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। दोनों नियमों में ढेर सारी समानताएं थी। अब ये नियम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये नियम? कई विषयों को संबोधित आचार व्यवहार। ये जो नियम है वो अनेक विषयों से संबंधित है। यह आचार और व्यवहार पर आधारित नियम होते हैं। सीसीएस नियम, जो सेंट्रल सिविल सर्विस का नियम 3(1) है, ऐसा कुछ न करना जो अशोभनीय हो, काफी स्पष्ट है। कई लोगों का मानना है कि जो यह समिति इन लोगों के लिए जो नियम बनाई है, जो नियम कानून बनाई है, उनमें स्पष्टता का अभाव है। जो नियम कानून है वो अस्पष्ट हैं। तो अस्पष्ट जैसे हैं, जैसे आचार व्यवहार। अब आचार व्यवहार में क्या चीजें हैं शामिल की गई है वह स्पष्ट नहीं है। एक तरीके से यह देखा जाए तो जो नौकरशाही है, इन पर जो नियम बनाए गए हैं वो सरकार के नियंत्रण में, सरकार इस पर अपनी नकेल कसते हुए नियम बनाई है, ताकि यह, क्योंकि जो इसमें शब्द दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनका कोई मतलब डिस्क्राइब उसको नहीं किया गया है। अब जैसे अशोभनीय, अशोभनीय से क्या तात्पर्य है? अशोभनीय, किसी के लिए कोई भी कार्य अशोभनीय हो सकता है, किसी के लिए वही काम शोभनीय हो सकता है, किसी के लिए अशोभनीय होता है। यह काफी अस्पष्ट है। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके जो सरकार होती है, इस प्रकार के AIS और CCS के जो कर्मचारी होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उन पर नकेल कसती है। अब आगे, वर्तमान में जातिवाद एक नियम है। जैसे कोई अधिकारी, जो कोई IAS हो गया, CCS का कोई अधिकारी हो गया, IPS हो गया, जो जाति विरोधी चीजों को लेकर किसी पर नकेल कसता है, वो किसी अमुक जाति का होगा, किसी दूसरे अमुक जाति को परेशान करेगा, तो वह अशोभनीय उसका व्यवहार हो जाएगा, उसका कार्य अशोभनीय हो जाएगा और सरकार के द्वारा उस पर नकेल कसी जाएगी, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस नियम में जो संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो नियम बनाए थे, उसमें जातिवाद पर कोई नियम नहीं ही है, लेकिन नियम के न होते हुए भी वो अशोभनीय उसका आचरण है। जातिगत टीका टिप्पणी करना, किसी जाति व्यवस्था पर बात करना, या किसी जाति को अच्छा दिखाना, किसी को बुरा दिखाना, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना, ये अशोभनीय नियम, अशोभनीय आचरण होगा, अशोभनीय व्यवहार होगा, अशोभनीय कार्य होगा और उसके तहत इन पर कार्रवाई हो जाएगी। अब AIS का नियम 4(1) क्या कहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जो ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवा से नियुक्त अधिकारी हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष तौर पर जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। नियम 5(1) ये कहता है कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होंगे, राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। जो AIS अधिकारी होंगे वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होंगे, ना कोई राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त होंगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से ऐसे ही एक कैंडिडेट थे जिन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और विधायक हैं। नियम 5(4) हमारा जो कहता है, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं बिना, अब सरकार का काम है, चुनाव आयोजित हो रहे हैं, उसमें आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, लेकिन वैसे चुनाव में हिस्सा आप नहीं लेंगे। नियम 7 क्या कहता है? राजनीतिक पर व्यक्तिगत राय नहीं रखने पर प्रतिबंध है। अब देखिए, राजनीतिक पर व्यक्तिगत राय नहीं रखेंगे, यह राय रखने पर प्रतिबंध है। आधिकारिक फाइलों और दस्तावेजों पर राय केवल कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच चौराहे पर DM साहब आए और जिस पार्टी की सरकार है उसका गुणगान करने लगे, अपनी बातें बताने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, तो ऐसा होना अशोभनीय आचरण की श्रेणी में आएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी। आधिकारिक फाइलों पर जो बातें हैं, दस्तावेज है, उन पर केवल अपनी राय देंगे जो उनके कार्य से जुड़ा होगा। अनर्गल बातों से आप परहेज करेंगे। नियम 11(a) कहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दहेज मांगने या देने पर प्रतिबंध होगा। आप सुने होंगे कि ये IAS हो गए, इनकी शादी 10 करोड़ रुपए में हो गई, ये IPS है, इनकी शादी 20 करोड़ रुपए में हो गई, मंत्री जी अपने लड़के की शादी कर दिए IPS लड़की से, या मंत्री जी की लड़की की शादी हो गई। इस प्रकार के आप आम दिन समाचारों में भी देख सकते हैं, वैसे आप सुन भी सकते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आपको दहेज के नाम पर 25,000 से ज्यादा का उपहार मिल रहा है तो आपको सरकार को सूचना देनी पड़ती है।
अब मुद्दा उठता है कि ये नियमों का क्रियान्वयन कैसे हो। नियमों का क्रियान्वयन कैसा हो, तो सेवा आवंटन और परीक्षण के साथ ही नियम लागू होते हैं। सेवानिवृत्ति केंद्र से अनुमति के बाद जैसे ही सेवा का आवंटन होगा, ये सभी नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। जैसे पैदा होते ही हम भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही AIS या CCS की सर्विस पाने के बाद सेवा आवंटन होने और परीक्षण के साथ ही ये सारे जो नियम है वो लागू हो जाएंगे और सेवानिवृत्ति तक चलते रहेंगे। और सेवानिवृत्ति केंद्र से अनुमति के बगैर नहीं होगी। दो तरह के दंड का दंड है, एक प्रमुख और गौण है। दो तरीके की इसमें अगर आप ऐसी गलती करते हैं, कुछ प्रमुख दंड है और कुछ गौण या छोटे प्रकार के दंड है जो भ्रष्टाचार निवारण नियम शिकायतों पर आधारित होते हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और अन्य के तहत इस पर जांच होती है और की जाती है। ये रही बात IAS और IPS से जुड़े नियमों की। आप पर यह नियम कौन कौन से लागू होते हैं, कितने रुपए आपको शादी में उपहार मिलेगा, तो आपको सूचना देनी पड़ेगी सरकार को। ये सारी बातें रहे। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।